अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हाउ टू राइट एन एसे, और ये सीएसएस पीएमएस एस्पायरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनका तो उन्हें आइडिया होता है अपने सब्जेक्ट का, लेकिन जो साइंसेस वाले हैं लोग या साइंसेस से हट के, तो उन्हें इंग्लिश का इतना आइडिया नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश हम जो है वो सेकंड ईयर तक पढ़ते हैं। उसके बाद जो है बीएस ऑनर्स में हमारे 1-2 सेमेस्टर में इंग्लिश होती है, वो भी इतनी उसमें भी इतना कुछ खास पढ़ाया नहीं जाता। तो जब तक हमारा ऑनर्स फिर एमफिल कंप्लीट होता है तो इतना वो याद नहीं रहता कि हम क्या सेकंड ईयर में पढ़ के आए हैं, या मैट्रिक में हमने ऐसे जो है वो ऐसे राइटिंग किया था तो कैसे किया था। तो अब जब आप सीएसएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 80% लोग जो है वो इंग्लिश में रह जाते हैं, बल्कि 80% से ज़्यादा भी हैं। तो इंग्लिश ऐसे राइटिंग का तो 100 मार्क्स का पूरा एक है सब्जेक्ट। और जो इंग्लिश का दूसरा सब्जेक्ट है उसमें ग्रामर, इडियम्स, वर्ब्स, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड ट्रांसलेशन, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो होती है। उसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो सबसे बड़ी बात होती है कि आप किस तरह टाइम को मैनेज करके पेपर को पूरा करते हैं। खैर हम बात कर रहे थे ऐसे राइटिंग की। तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था ऐसे राइटिंग, तो मुझे ख़ुद भी कुछ बेसिक स्टेप्स थे मुझे नहीं पता थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब फर्स्ट ऐसे लिखा तो जो है उसमें मैंने हेडिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा दी थी। तो मैंने अपने जो मेंटोर थे उनको चेक करवाया, तो उन्होंने फ़ौरन से ही जो है ना वो कह लें कि क्रॉस कर दिया। ऐसे ही सीएसएस के पेपर्स में होता है, क्योंकि ऐसे में हेडिंग्स दी ही नहीं जाती। और जो एस्पायरेंट्स फ़ेल होते हैं या उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह से होते हैं कि बाकी उनके सब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं, लेकिन इंग्लिश के बारे में वो लोग कहते हैं कि चलो ये तो जी आता है, हमें तो नहीं पता होता, और इस तरह की गलतियां करते हैं और फ़ेल हो जाते हैं। तो आज हमने देखना है व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यू नीड टू फॉलो वाइल राइटिंग योर एसे। तो जब भी ऐसे आपने लिखना है तो सबसे पहले आपने एक थीसिस स्टेटमेंट देनी है, और वो आपकी स्टेटमेंट ऐसी हो कि वो आपका जो ऐसे है जिस टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हैं वो उसका आप कह लें कोर कंसेप्ट हो, यानी वो सारी चीज़ जो है वो आप एक लाइन में बयान कर रहे हैं। उसके लिए चाहे आप कोई ईडियम यूज़ करें, यानी आपकी स्टेटमेंट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टेटमेंट का जो है ना थीसिस स्टेटमेंट वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है जो चेकर होता है, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट जो है ना वो बहुत आप कह लें कि पावरफुल होनी चाहिए आप लोगों की। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। थीसिस स्टेटमेंट अलग से, फिर पहला जो पैराग्राफ होगा वो आपका होगा इंट्रोडक्शन आपके टॉपिक के बारे में, और यहाँ मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊँगी, और बाकी स्टेप्स जो हैं वो मतलब एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आप लोगों के साथ ऐसे भी डिस्कस करूँगी, तो साथ साथ आप लोगों को बताती जाऊँगी। तो सेकंड पैराग्राफ जो होगा आपका वो होगी मेन बॉडी, ठीक है, आपकी ऐसे की। थर्ड पैराग्राफ में जो है वो मेन बॉडी में क्या होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देंगे। और फोर्थ पैराग्राफ जो है उसमें भी मेन बॉडी, फाइनलाइजेशन ऑफ द आइडिया, एंड फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन यानी फाइनल स्टेटमेंट आपने जो है वो दे देनी है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कोर कंसेप्ट, यानी आपका एक सेंटेंस में वो आ जाना चाहिए। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी होगी, आइडियाज़ और आउटलाइन, राइटिंग, एडिट, ये तो है जो है वो अपने हिसाब से लिखे हुए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊंगी साथ साथ जब आउटलाइन बनानी है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से ही आउटलाइन बना लेते हैं, लेकिन मैं ये करती हूँ और सजेस्ट करती हूँ
कि आउटलाइन जो है ना उसकी आप एक पेज आप उसका छोड़ दें, यानी जितना आपको लगता है कि आपने जो है वो आउटलाइन इतनी लिखनी है वो आप एक पेज या 1.5 पेज या 2 पेज आप छोड़ दें। एक पेज मेरे ख्याल से काफ़ी होता है। उसके बाद फिर आप ऐसे लिखना शुरू करें। आप ऐसे लिखते जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं होता आपके दिमाग में जो है वो आइडियाज़ आ रहे होते हैं और किस हिसाब से वो आप जब लिख चुके हो, जब आपका कंप्लीट हो चुका होता है ऐसे, उसके बाद फिर आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली में आपने आउटलाइन क्या देनी है। अच्छा, एक तो आपका जो कोर कंसेप्ट है, यानी जो आपकी थीसिस स्टेटमेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है चेकर पे। दूसरा वो देखता है आपकी आउटलाइन, ठीक है, कि आउटलाइन आपकी कैसी है, और आउटलाइन जो आपने देनी है वो इस हिसाब से देनी है जिस हिसाब से आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया हुआ है, यानी एक पैराग्राफ में आप क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। यानी सिंपल बात क्या हो रही है कि जैसे आपने नॉर्मली हेडिंग देनी थी हर पैराग्राफ के ऊपर, लेकिन क्योंकि हम ऐसे राइटिंग में हेडिंग्स नहीं देते, तो वो जो हेडिंग्स हैं वो आप आउटलाइन में आउटलाइन बना के लिखते हैं, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस वाइज जिस सीक्वेंस से आपने पैराग्राफ्स अपने लिखे हैं उस सीक्वेंस में आपने आउटलाइन अपनी लिखनी है। अच्छा, एक तो हमें पता चल गया हमने थीसिस स्टेटमेंट बहुत अच्छी देनी है, फिर हमने आउटलाइन जो है वो हमारी अच्छी हो और उसकी हमने जगह छोड़ देनी है। ये आपके लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि फिर आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। आप पहले से ही आपका माइंड सेट होगा कि आपने स्टेटमेंट लिखनी है और आउटलाइन की आपने जो है वो हेडिंग दे के आप उसकी स्पेस छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पे चले जाएँ, ये सोचने के बजाय कि आउटलाइन अभी लिखूं या बाद में लिखूं या क्या लिखूं, वो सोचते सोचते तो उसमें आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, ठीक है। तो बेस्ट ये है कि आप उसकी स्पेस छोड़ दें और उसको एंड पे करें। यह भी हमें पता चल गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू राइट एन ऐसे। अब ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जी चलो जी आपको कोई भी टॉपिक आ गया और आप लिखना शुरू हो गए, नो। बल्कि कोई भी इतना आप कह लें टैलेंटेड नहीं होता। हम समझ रहे होते हैं कि जी वो बहुत टैलेंटेड है इस तरह। तो ये मैं आपको बता दूं कि हर बंदा जो है ना वो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके आता है, विदाउट प्रिपरेशन कोई भी नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे जो है वो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये आप कह लें कि मैं जो है वो पेपर से जो है वो 10 दिन पहले तैयारी कर लूँ, 1 दिन पहले कर लूँ, 2 दिन पहले कर लूँ, 15 दिन पहले कर लूँ, नो। इस तरह से आप ऐसे की तैयारी नहीं कर सकते और आप इंग्लिश क्लियर भी नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपने जो ऐसे लिखना है वो नहीं लिखना जो हम बचपन में क्राइमिंग करते थे और दिस एंड दैट, नो। बल्कि आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। और फैक्ट्स एंड फिगर्स कहाँ से आएंगे? जब वो आपके पास डाटा कलेक्शन होगी तो ही आप किसी टॉपिक पे जो है वो लिख सकेंगे। तो ऐसे को जब आपने प्रिपेयर करना है या प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसका बेस्ट मेथड क्या है कि आप जो है ना, एक तो आप देखें जो डॉन न्यूज़पेपर आता है, ठीक है। आपके करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर्स में आपको काम आता है, इंटरनेशनल अफेयर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, और ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट में जो है ना वो एक करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन तो ज़रूर ही आता होता है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप डॉन में जो इसके कॉलम्स हैं और एडिटोरियल्स हैं और एक इंटरनेशनल पेज होता है वो ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए। जब आप डॉन न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करेंगे और जो है वो डॉन से आपने कुछ वहाँ से चीज़ें उठा लेनी है जो आपके काम की चीज़ें होंगी। उठाने का मतलब ये है कि वो आप अपना एक रजिस्टर बनाएं, उस पर आप जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जैसे वो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई आ जाता है, ठीक है। अब वो टर्म्स मुझे याद नहीं आ रही, लॉस और प्रॉफिट कितना हुआ है ओवरऑल कंट्री के बारे में, या इसके अलावा मतलब टोटल इतनी है और क्या क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, मतलब इस तरह के रियल जो हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको आप नोट डाउन करते जाएं। और आप देखें कि जो डॉन के एडिटोरियल्स हैं ना उन्होंने स्टार्ट कैसे लिया हुआ है, आप उसको नोट करें, डेली आप पढ़ें। अच्छा, जब आप डॉन रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे आपकी एक हैबिट जो है ना वो डेवलप हो जाएगी।
और फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ्स हो गए आपको पढ़ते हुए, आपकी बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी और इसका असर जो है वो क्या होगा, बहुत अच्छा। यानी क्या होगा, आप जो है वो जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करेंगे, उसकी वोकेबलरी, आपकी न्यू वर्ड्स आपके सामने आएंगे, ठीक है, वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी, आपकी स्पोकन अच्छी हो जाएगी। और जब बंदा इंग्लिश में पढ़ना शुरू करता है तो आप इंग्लिश में फिर सोचना भी शुरू कर देते हैं। जब आप सोचना शुरू करते हैं, फिर आप जब लिखना शुरू करते हैं, तो जब ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदा कभी ना उसने इंग्लिश पढ़ी है, देखी भी नहीं, और एकदम से जी वो ऐसे लिख रहा है, तो वो तो पहले घंटा 2 घंटे लेगा सोचने के लिए। लेकिन एक बंदा जो डेली रीडर है ना, उसको इतना टाइम नहीं, वो मतलब फ़ौरन से उसके माइंड में आइडियाज़ अरेंज हो जाएंगे कि यार स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि वो डेली रीड करता है, एडिटोरियल्स वगैरह वो उसके माइंड में होंगे, उसको वो डेली एनालाइज करता होगा, तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट ले लेगा। तो इस तरह जो है ना वो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। एक तो आपकी रीडिंग से जो है ना आपकी इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, रिदम जो है वो आपका वो ठीक हो जाएगा। दूसरा जो है वो आपका इंटरव्यू के लिए भी आपकी, आप कह लेंगे थोड़ी बहुत उसमें आपकी प्रिपरेशन आ जाएगी। और थर्ड जो है, आपके जो करंट अफेयर्स है वो भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आपने जो एडिटोरियल से डेली आप कोई एक दिन आपने कोई पढ़ा है, वो एक टॉपिक से रिलेटेड था, वो आपने अलग लिख लिया। नेक्स्ट डे कोई और टॉपिक आ जाता है, वो आप अलग से लिख लें। अब नेक्स्ट डे जब एक टॉपिक जो आपने पहले से लिखा हुआ था उसी से रिलेटेड और डाटा आ जाता है, तो आप वो डाटा इकट्ठे लिखते जाएं, फिर उसको कोई नाम दे दें, उसको कोई टॉपिक सजेस्ट कर दें। आपके जो है ना वो ऐसे प्रिपेयर होता जाएगा। यानी वो जो डाउन से आप एडिटोरियल्स वगैरह करंट अफेयर्स पे मतलब आ रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं, आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके माइंड में वो कलेक्ट होते जाएंगे। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आइडियाज़ आपके माइंड में खुद ब खुद आते जाएंगे। लेकिन जब एक बंदा जो है वो उसने कभी रीडिंग नहीं की, तो ऐसे ही लिख रहा है ऐसे, तो उसका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट वे है, आपका डाटा भी कलेक्ट हो जाएगा जो आपने ऐसे के लिए कलेक्ट करना था, लिखना था, ठीक है। और एंड पे जो है वो आपने कंक्लूजन लिख देना है। तो हमें कितनी चीज़ें पता चल गई। एक तो हमने ऐसे में हेडिंग्स बिल्कुल नहीं देनी, थीसिस स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छी देनी है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा आउटलाइन आपने एंड पे लिखनी है, और उस तरह लिखनी है कि जिस तरह आपने जो है पैराग्राफ का सीक्वेंस रखा है। फिर आपने जो है वो कोशिश करनी है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो कम हों। और कंक्लूशन जो है ना वो आपका बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। कंक्लूशन भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया है कि ऐसे राइटिंग के लिए आपने डाटा कहाँ से लेना है। वो डाटा आपका खुद ब खुद आपके पास कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, आप डॉन न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, आपकी रीडिंग और जो है वो राइटिंग दोनों इम्प्रूव होंगी, और डाटा कलेक्ट हो जाएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास आ जाएंगे, और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो भी प्रिपेयर होते जाएंगे। ठीक हो गया। तो ये सारी बातें थी। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ऐसे डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन ये कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आई, सोचा मैं आप लोगों से पहले वो शेयर कर। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि आपने एक तो डाउन रीडिंग करनी है, नोट्स बना लिया आपने, फिर आपने क्या करना है कि आप कोई भी एक टॉपिक ले लें। क्या पता वो टीवी में किसी चीज़ पे कोई डिस्कशन हो रही हो, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज जो है, ग्लोबल वार्मिंग, उस पर, या कोरोना है आजकल, तो आप कोई टॉपिक ले लें, और आपने जो शेड्यूल बनाया होगा कि आपने हर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। आपने इंग्लिश के लिए 1 आवर है, 2 आवर्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या करें, आप उस टॉपिक पे ना लिखें, और मतलब उसको हेडिंग दें और उस पर लिखना शुरू करें। आप एकदम से लिखने नहीं होगा, स्टार्ट में आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, और आपको लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, स्टार्ट में मुश्किल होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर कि जो है वो कितनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो आपने राइटिंग हैबिट्स जो है ना, रीडिंग, राइटिंग, ये ज़रूर डेवलप करनी है। डेली आपने कोई एक टॉपिक लिखना है, और 10-15 मिनट चाहे दे दें, क्योंकि आपने और चीज़ों को भी, इंग्लिश की और भी चीज़ें हैं उनको भी टाइम देना होता है। तो आप सिर्फ 10-15 मिनट बैठ के सोचें उस टॉपिक के बारे में, चाहे आप पहले दिन 1 या 2 लाइन्स ही क्यों ना लिखें,
फिर नेक्स्ट डे 5 हो जाएंगी, उससे नेक्स्ट डे 10 15, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने स्टार्ट कैसे लेना है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि एस्पायरेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि एंड वाला जो होता है कि चलो जी इंग्लिश को तो हम एंड पे प्रिपेयर करेंगे, 1 महीना बस इंग्लिश को ही देखना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही 1 महीने में तैयारी होती है। ठीक है, तो आप डेली का जो है ना वो बेशक थोड़ा टाइम दें ज़रूर। वैसे तो मैं आज आप लोगों के साथ ग्लोबल वार्मिंग ऐसे डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोबल वार्मिंग पे बात करेंगे। उस पर मैंने खुद डाटा कलेक्ट किया था और लिखा था, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके साथ ही आज की वीडियो का एंड होता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी सवाल पूछना हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।